ममता की ननद पायल की शादी की तैयारी चल रही थी। एक रोज पायल के कमरे में उसकी भाभी आई। ममता, आजकल के जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना तो बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन तेरी शादी हो रही है अरेंज। तूने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन अगर तू किसी और को पसंद करती है तो मुझे एक बार बता दे, मैं तेरी भाभीयों में सब कुछ संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने अपने आसपास आज तक किसी भी लड़के को भड़कने भी नहीं दिया। इतने में वहां पर पायल का भाई पंकज आ गया। अरे दोनों ननद भाभी क्या बातें कर रही हैं? परसों बारात आने वाली है, सारी तैयारी हो गई है ना? अचानक पंकज को वहां देखकर ममता और पायल दोनों ही घबरा गए, लेकिन ये अच्छा था कि पंकज ने उनकी बातें सुनी ही नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पायल सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरी भी छोटी बहन है। खैर, पंकज वहां से चला गया। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए और शादी वाला दिन आ गया। ममता के सास ससुर ने उनसे कहा, बहू, पायल इस घर से जाने की वजह से थोड़ी उदास लग रही है, तू उसे जाकर थोड़ा समझा दे। हाँ बहू, पायल तुम्हें अपनी बड़ी बहन जैसी मानती है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। शाम को बारात आने वाली है, देखना पायल बहुत खुश होगी। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं जाकर उससे बात कर लेती हूँ। ममता उसके कमरे में गई तो देखा पायल को उल्टी हो रही थी। क्या हुआ पायल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ भाभी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। सुबह से ज्यादा कुछ खाया भी नहीं मैंने, पता नहीं अचानक क्यों उल्टी होने लगी। अब ममता को अंदर ही अंदर शक होने लगा। वो तुरंत मेडिकल स्टोर पर गई और वहां से एक प्रेगनेंसी किट खरीद कर ले आई। ममता ने जबरदस्ती पायल का प्रेगनेंसी टेस्ट किया और रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव निकला। ये देखकर ममता और पायल दोनों ही घबरा गए। पायल, सच सच बता दो कि कौन है वो लड़का, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं होने दूंगी। भाभी, मैं आपकी कसम खाकर बोलती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई। धीरे धीरे शाम हो गई। इतनी जल्दी ममता कुछ कर भी नहीं सकती थी। पायल कुछ बताने को भी तैयार नहीं थी। रात को विक्रम बारात लेकर आ गया। शादी की सभी रस्में होने लगी, यहाँ तक कि वरमाला भी हो गई। लेकिन पायल और ममता दोनों एक दूसरे को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रही थीं। अगर 9 महीने से पहले पायल ने बच्चे को जन्म दे दिया तो इसके ससुराल वाले इसे छोड़ेंगे नहीं। मुझे पता है भाभी, आप मन ही मन मेरे बारे में ही सोच रही हो, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई। खैर, शादी होने के बाद पायल विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पायल ने पहली रसोई वाले दिन सबके लिए खाना बनाया। सबको खाना बहुत पसंद आया। विक्रम, बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ कर दी हम लोगों ने, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ विक्रम, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें हमारा धन्यवाद अदा करना चाहिए। पायल बेटी, ये लो हमारी तरफ से शगुन। थैंक यू पिताजी। थैंक यू सासू माँ। मुझे तो आप दोनों पर ही पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने लव मैरिज के बारे में आज तक सोचा ही नहीं। खैर, दोनों की सुहागरात हुई और अगली सुबह एक बार फिर से पायल को उल्टियां होने लगी। उसकी सास ये देखकर बहुत खुश हुई। पायल बेटा, तू खाना तो अच्छा बनाती ही थी, दूसरी खुशी भी तूने शादी के अगले ही दिन दे दी। मुझे लगता है इस घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। अरे नहीं माँ जी, इतनी जल्दी बेचारी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? हो सकता है पेट में गैस वैस बन गई होगी, इसीलिए उल्टी आ रही होगी। बेटा, एक बार चेकअप करवा ले, हो सकता है खुशखबरी ही हो। ठीक है माँ। पायल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। पायल अब मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा भी रही थी। खैर, वो जल्दी से तैयार हुई और विक्रम उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए। डॉक्टर साहब, आप रिपोर्ट को इतनी ध्यान से क्यों देख रहे हैं? या तो पायल प्रेग्नेंट होगी या तो नहीं होगी, दोनों ही बातों में हैरान होने वाली क्या बात है? मिस्टर विक्रम, मुझे पता है कि आपकी कल ही शादी हुई है, लेकिन पायल को प्रेग्नेंट हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। ये 3रा महीना चल रहा है। क्या आप दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे? ये सुनकर विक्रम और पायल दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है। शादी से पहले तो मैंने पायल से बात तक नहीं की, मिलने की तो बात ही छोड़ दो। हाँ डॉक्टर साहब, विक्रम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो, मैं तुम्हें घर चलकर बताता हूँ। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती, चलो चुपचाप। विक्रम गुस्से में अपनी बीवी को घर ले आया। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। तेरा घर कितना इज्जतदार है और तूने अपने ही मायके वालों की इज्जत डुबो दी। हम तुझे कितना अच्छा समझते थे, अब जल्दी से ये बता दे कि ये पाप किसका है। देखो बहू, यहाँ रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा कुछ था तो पहले ही बता देना चाहिए था अपने माँ बाप को। पिताजी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर कैसे हो गया। मैं ज्यादा यहाँ पर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी यहाँ बहुत इज्जत है।
चुपचाप अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पायल बेचारी अपना सामान उठाकर पैदल ही घर से निकल पड़ी। रास्ते में अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे माता पिता भी मुझे घर से निकाल देंगे और उनकी भी पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी। इस टाइम पर मेरी भाभी मेरी कुछ मदद कर सकती हैं, उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। पायल ने अपनी भाभी ममता को फोन किया और उन्हें मिलने के लिए किसी सुनसान जगह पर बुला लिया। पायल ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। क्या 3रा महीना चल रहा है? मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन मुझे ये भी पता है पायल कि तुम मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। फिर ये सब आखिर हुआ कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भाभी। अब न मैं ससुराल की रही और न ही मायके की, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। पायल, तुम बायोलॉजिकल तरीके से तो प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, तो इस मामले में हमारी कोई डॉक्टर तो मदद नहीं कर सकता। मेरी नजर में एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, चलो एक बार उनसे बात करके देखते हैं। भाभी, इसमें तांत्रिक हमारी क्या मदद करेगा? आज के जमाने में उस तांत्रिक की बात ना ही मेरे ससुराल वाले मानेंगे और ना ही मायके वाले। अरे एक बार चलकर तो देख लेते, हो सकता है वहीं से कोई रास्ता निकल आए। ममता पायल को लेकर किसी बहुत घने जंगल के बीचों बीच बने गुफा के अंदर तांत्रिक के पास चली गई। तांत्रिक घूरकर पायल को देखने लगा। तुम तो वही हो तुम। क्या हुआ बाबा, कौन है ये? हमें भी बताइए कि आखिर पायल प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस लड़की ने पिछले जन्म में एक कुतिया की कोख उजाड़ी थी। एक रोज ये अपने माता के साथ जंगल में सैर करने गई। पापा, ये जंगल कितना अजीब लग रहा है। यहाँ तो जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे तुम मेरी बेटी होकर इन छोटे छोटे जानवरों से डर रही हो? चलो आज मैं तुम्हें इस जंगल में लगे बड़े बड़े ताजे ताजे फल खिलाता हूँ। जैसे ही उसके पिता फल तोड़ने लगे, वैसे ही वहाँ पर ढेर सारे जंगली कुत्ते आ गए और उसके पिता को दौड़ा लिया। तभी पायल ने एक तरबूज उठाया और उस कुतिया की तरफ फेंका, जिससे उस कुतिया का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। तभी उस कुतिया ने इसे श्राप दिया। तूने मेरे होने वाले बच्चे को कोख में ही उजाड़ दिया है। अगले जन्म में मेरा पिल्ला तेरी ही कोख से जन्म लेगा और फिर मैं आऊंगी तेरे पास इसी रूप में अपने बच्चे को तुझसे वापस लेने। इस बच्चे की वजह से 9 महीने तू दर दर भटकेगी और मेरी तरह ही परेशान रहेगी। उसी कुतिया का पिल्ला आज तुम्हारी कोख में है बेटी। बाबा, आज के जमाने में कौन इस कहानी पर यकीन करेगा? कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन सच यही है। 6 महीने बाद ये बिटिया इंसान के बच्चे को नहीं बल्कि कुत्ते के बच्चे को जन्म देगी, तब तो यकीन होगा। बाबा, आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलिए और उन्हें भी यही कहानी सुना दीजिए। बेटी, यकीन तो वो लोग भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम कहती हो तो मैं उन्हें एक बार पूरी कहानी सुना देता हूँ। तांत्रिक बाबा पायल और ममता के साथ पायल के ससुराल पहुँचे और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन पायल, हम लोगों के चेहरे पर सी लिखा हुआ है क्या? तुम एक ढोंगी बाबा को पकड़ के ले आओगी, एक कहानी सुना दोगी और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तू अपनी भाभी और इस ढोंगी बाबा को लेकर यहाँ से चली जा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। किसी को इनकी बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनी ननद पर। अब मैं अपनी ननद के साथ इसी घर के पीछे तंबू बनाकर रहूंगी और आज से 6 महीने के बाद जब पायल अपने बच्चे को जन्म देगी तब आपको इस कहानी पर यकीन हो ही जाएगा। तांत्रिक बाबा वहाँ से चले गए। पायल और ममता ससुराल के पीछे जंगल में तंबू बनाकर रहने लगे। भाभी, अगर आज आप मेरे साथ ना होती तो मैं तो इस दुनिया से चली गई होती, क्योंकि मैं तो अकेले कुछ भी साबित ही नहीं कर पाती। चिंता मत करो पायल, बस कुछ ही महीनों बाद सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक 6 महीने बाद पायल ने कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया। पिल्ले की माँ और पायल का ससुराल वहाँ इकट्ठा था। ये रहा आपका बेटा। पिछले जन्म में जो भी गलती हुई उसके लिए मैं इस जन्म में आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने प्रायश्चित कर लिया है। मेरा बेटा भी स्वस्थ पैदा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। कुतिया वहाँ से अपने पिल्ले को लेकर चली गई। देखा आप लोगों ने, अब तो आप लोगों को यकीन हुआ। पायल, माफ करना, आज के टाइम पर पुनर्जन्म वाली बात पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। जैकलिन अपनी सासू माँ के साथ मार्केट में सैंडल खरीदने गई हुई थी। मॉम, आई थिंक दिस इज द बेस्ट शॉप। बहू, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे सामने अंग्रेजी ना झाड़ा करो, वरना इतना मारेंगे कि तुम्हारा झाड़ा भी नहीं निकलेगा। झाड़ा नहीं निकलेगा? ये झाड़ा क्या होता है माँ जी? शौच। जैकलिन अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। क्या माँ, आप भी गंदी गंदी बातें किया करती हो। चलो, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सैंडल लेती हूँ। जैकलिन अपनी माँ के साथ सैंडल वाले की दुकान पर चली जाती है। हेलो अंकल।
इतने में वो दुकानदार अपना फोन निकालता है और कान पर लगाकर बोलता है, हेलो, कौन? अरे हम बोल रहे। अरे बिटिया, तुम हो? तो सामने खड़े होकर हेलो बोलने की क्या जरूरत है? हेलो तो फोन पर बोला जाता है ना। अरे क्या बताएं भाई साहब, हमारी बहू अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू है, जब देखो तब अंग्रेजी झाड़ती रहती है। अरे बिटिया, हम तुम्हारे अंकल नहीं है, हम तो तुम्हारे चचिया ससुर हैं। अम्मा, ये क्या बोल रहे हैं? हमारे ससुर तो घर पर है ना, ये भी हमारे ससुर हैं क्या? तू अपना मुंह बंद कर ले बहू, इस गांव में सब तुम्हारे ससुर जैसे ही हैं। हाय राम, ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? दिस इज बुलशिट। रुको रुको बहन जी, ये सब आप घर में जाकर अपनी बहू को अच्छी तरह से समझा देना। अभी मैं आप लोगों को सैंडल दिखा देता हूँ। ओके ससुर जी। ससुर जी नहीं, चचिया ससुर। रहने दे, तू अंकल ही बोल। ओके मॉम। दुकान वाला उन लोगों को अच्छी अच्छी सैंडल दिखाता है और वो लोग सैंडल लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। सासू माँ एक ऑटो को रोकती है। विल यू गो टू रामपुर? आए? आओ नहीं, चलो। अरे बहू, इससे हिंदी में पूछ। अगर इसे अंग्रेजी आती तो ये ऑटो नहीं हवाई जहाज चला रहा होता। अंग्रेजी तो मुझे भी बहुत आती है, पर मैं तो हवाई जहाज नहीं चलाती ना। तुझे अंग्रेजी आती नहीं है, तू अंग्रेजी झाड़ती है। इतने में वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है। देखा, तेरी बहस करने के चक्कर में ऑटो वाला हाथ से निकल गया। नो प्रॉब्लम माँ जी, दूसरा ऑटो वाला आ जाएगा। काफी देर इंतजार करने के बाद दूसरा ऑटो वाला वहां आ जाता है और दोनों लोग ऑटो में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। जैकलिन सभी के लिए खाना बना कर लाती है। सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, तू भी बैठ जा, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। जैकलिन भी बैठकर खाना खाने लगती है। क्या बात है जैकलिन? मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो, पर कह नहीं पा रही हो। यू आर राइट सोहन जी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। कुछ भी कहो बेटा, लेकिन हिंदी में कहना, ताकि हम सभी को समझ में आ सके। आज सासू माँ बाजार में दुकान वाले चाचा से कह रही थी कि गांव में सभी आदमी मेरे ससुर हैं। इतना सुनते ही ससुर जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सोहन भी हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहू को क्या उल्टा सीधा बताया करती हो तुम? या फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हुआ कुछ ऐसा कि ये उस दुकानदार को अंकल अंकल बोल रही थी, तो मैंने बस कह दिया कि ये तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि चचिया ससुर हैं। इस तरह से हर आदमी इस गांव का तुम्हारा ससुर जैसा ही लगता है। अब मैंने क्या गलत कह दिया? अच्छा, तो ये बात है, मैं तो घबरा ही गया था। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश खत्म होने के बाद सब लोग शौच करने के लिए सड़क के किनारे ही बैठ जाते हैं, जिससे वहां पर बहुत गंदगी हो जाती है। गांव में हर तरफ शौचालय बन चुके हैं, फिर भी लोगों को बाहर शौच करने में बड़ा मजा आता है। अरे कम से कम खेतों के अंदर बैठना चाहिए, यहीं सड़क के किनारे हक दिया सभी ने। कोई बात नहीं, मैं गांव का सरपंच हूँ, इसलिए सफाई करवाना मेरा फर्ज है। थोड़ी देर बाद जैकलिन के ससुर जी के कहने पर कुछ सफाई कर्मी सफाई करने लगते हैं। तभी वहां से जैकलिन गुजर रही होती है और ये सब देख लेती है। हे, व्हाट आर यू डूइंग? आए? छी छी, यहाँ मत आओ, वहीं से बताओ। लेकिन क्या बताएं भाऊजी? मैंने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, और ये करने के लिए तुमसे किसने कहा? आपके ससुर जी ने ही ये सब करने को कहा है। वैसे भाऊजी, हमें भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। वेरी गुड, तो बताओ व्हाट इज दिस? भाऊजी, दिस इज पखाना। तो जरा मुझे भी चखाना। अरे भाऊजी, पखाना कोई चखता है क्या? पखाना मतलब शौच। व्हाट? डिस्गस्टिंग। ओ, मुझे तो उल्टी आ रही है। जैकलिन वहां से चली जाती है और घर जाकर घंटों तक ब्रश करती रहती है। उसके बाद नहाती भी है। शाम को जब उसका पति सोहन घर आता है तब वो सारी बात उसे बताती है। मैं तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से मैंने गांव के लड़के से शादी की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग यहाँ पर सड़क के किनारे भी शौच करते हैं। इतने दिन बीत गए तुम्हें यहाँ रहते हुए, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चला? वैसे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? जैकलिन सारी बात उसे बताती है। उसकी सारी बात सुनने के बाद सोहन जोर जोर से हंसने लगता है। तो तुम्हें उनसे पूछने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज दिस? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? खैर, मैं जा रहा हूँ छत पर सोने, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, मैं भी आपके साथ आज छत पर सोऊंगी चलकर, खुले आसमान के नीचे। आई विल एंजॉय। अगर तुम्हें छत पर सोना हो तो तुम अकेले सो जाओ जाकर, मैं आज अकेले कमरे में सोऊंगा। आई नो यू डोंट वॉन्ट टू स्लीप विथ मी टू नाइट बिकॉज मेरे शरीर से बदबू आ रही है। एम आई राइट?
सोहन जोर जोर से हंसने लगता है। सॉरी जैकलिन, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो छत पर सोते हैं। जैकलिन और सोहन छत पर सो जाते हैं। सोहन उससे कहता है, तुम थोड़ी अंग्रेजी झाड़ना बंद करो। यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। अरे बाबा, आई एम वॉट आई एम। मैं अपने आप को बदल थोड़ी सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इस अंग्रेजी के चक्कर में किसी दिन लेने के देने ना पड़ जाए। देखना, मेरी अंग्रेजी एक दिन काम आएगी, देख लेना। अगले दिन गांव में पंचायत लगी होती है। गांव के सरपंच यानी जैकलिन के ससुर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और सामने पूरे गांव वाले बैठे होते हैं। देखिए, इन 5 सालों में मैंने जो भी गांव के लिए किया वो आप सभी लोगों को पता है। 2 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग एक बार फिर से मुझे सेवा करने का मौका देंगे। हर बार सोहन के पिताजी ही चुनाव जीत जाते हैं। इस वजह से गांव के कुछ लोग उनसे नाराज भी होते हैं। एक दूसरा आदमी बिहारी लाल भी हर बार सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होता है, लेकिन हार जाता है। इसीलिए सभी गांव वालों के सामने उनकी इंसल्ट करने के लिए दूर शहर से एक न्यूज रिपोर्टर वो बुला लाता है। सरपंच जी, you are the सरपंच of this village for the last many years. So what you will do something new for this village in the next 5 years? अब सरपंच जी को इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी। अब अगर वो उस रिपोर्टर की बात का जवाब नहीं देंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाती, और यही बिहारी लाल भी चाहता था। अरे सरपंच जी तो बिल्कुल सन्न पड़ गए। लगता है सरपंच जी को अंग्रेजी नहीं आती है। अरे ये क्या बात हुई? हमारे सरपंच जी को अंग्रेजी नहीं आती? अनपढ़ आदमी सरपंच नहीं बन सकता। इतने में वहां पर उनकी बहू जैकलिन आ जाती है। सरपंच इज माई फादर इन लॉ। आई एम हिज स्पोक पर्सन। आई हैंडल मीडिया क्वेरीज। जैकलिन की अंग्रेजी सुनकर गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और बिहारी लाल का मुंह देखने लायक होता है। I have become the new bride of this village, but before becoming a daughter-in-law, I read the complete history of this village. Before father-in-law became the sarpanch, there was nothing in this village. But now there is greenery in this village, there is light, everyone is happy. But children have to go very far to study. That is why father-in-law has decided that he build a school in his fields and provide free education to all the children so that no one will have to go outside the village to study. इतना सुनते ही रिपोर्टर के पसीने छूटने लगते हैं। अरे मैडम, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती। क्या आप हिंदी में बता सकती हैं? सभी गांव वाले उस रिपोर्टर पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन जैकलिन सभी को शांत कराती है। मैं इस गांव की नई नवेली बहू बनी हूँ, लेकिन बहू बनने से पहले मैंने इस गांव का पूरा इतिहास पढ़ा। ससुर जी के सरपंच बनने से पहले इस गांव में कुछ भी नहीं था, पर अब इस गांव में हरियाली है, लाइट भी है, हर कोई खुशहाल है। पर बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसीलिए ससुर जी ने फैसला किया है कि वो अपने खेतों में ही स्कूल बनवाएंगे और मुफ्त शिक्षा सभी बच्चों को देंगे, जिससे किसी को भी पढ़ने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, सरपंच जी ने हम सभी के बच्चों के बारे में इतना कुछ सोच रखा है। यह तो हमने सोचा ही नहीं था। खुद के खेतों में स्कूल बनवाकर मुफ्त में शिक्षा देंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सभी गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सरपंच जी के नारे लगाने लगते हैं। 2 दिन बाद चुनाव होते हैं और एक बार फिर से जैकलिन के ससुर जी जीत जाते हैं। बहू, आज तेरी वजह से मैं चुनाव जीता हूँ, इसलिए जो स्कूल में बनवाने वाला हूँ उसका उद्घाटन तुम्हारे हाथों ही होगा और सारा काम तुम ही संभालोगी अब मेरा। अरे वाह जैकलिन, तुम तो पिताजी की मैनेजर बन गई आज से। तुम्हारी अंग्रेजी सच में काम आ गई। मुझे भी अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल गया आज ससुर जी की वजह से। हर वक्त हमारी बहू अंग्रेजी झाड़ा करती थी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन पहली बार इसकी अंग्रेजी हमारे काम आई है। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।